हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। तो आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी शीटेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इस पेपर में शीटेट का पेपर करने के लिए आपको PYQs की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आज EVS के PYQ लेके आई हूँ, जो कि हमारा पेपर हुआ था 3 जनवरी को 2023 में। तो आज हम सारे EVS के 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल और साथ ही साथ आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा हमारा पर्यावरण, जो कि 61 से स्टार्ट होगा और 90 तक आपके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं 30 मिनट्स के अंदर सारे PYQ आपके करवा दूं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी ज़रूरी होती है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें और भी जैसे बातें होती हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है, तो वो चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि अभी भूकंप के बारे में या कोई और भी टॉपिक आ जाता है, पक्षी के बारे में। तो आपने जैसे NCERT की बुक्स तो पढ़ी होंगी फर्स्ट टू फिफ्थ से लेके, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही चैप्टर आते हैं, पक्षियों के बारे में विशेषताएं पूछ लेते हैं, एनिमल्स के बारे में पूछ लेते हैं, या स्टेट के बारे में भी कुछ पूछ लेते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो संस्कृति होती है, कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो इसलिए ज़रूरी होती है इसकी व्याख्या भी पढ़नी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपका किस तरह का आया था 2023 में जो आपका पेपर हुआ था। इसमें पूछा था कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली से रवाना होती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि ट्रेन की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी बतानी है आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 घंटे 50 मिनट दे रखे हैं, तो ये 24 घंटे के हिसाब से आपको टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 24 घंटे में से 16 घंटे 50 मिनट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमें बाकी समय पता चल जाए कि कितना है। तो इसको जब माइनस करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से माइनस करना है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं दिखा देती हूँ, उसमें बता देती हूँ सारा, जस्ट वेट। तो हम जब माइनस करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे किया है, इसमें तो इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, टोटल बता रखा है कि किस तरह से। तो मैं बता देती हूँ कि 19 घंटे और 15 मिनट दोनों के बीच के समय कैसे निकला है। तो सबसे पहले जो आपको 16 घंटे 50 मिनट वाला समय दिया था, वो हम 24 घंटे में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ से 1 आवर इधर जाएगा, तो ये 60 मिनट में 1 आवर किस में चेंज हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 में से 50 गया, 10 बचेगा। यहाँ पे 1 आवर मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 23 आवर बचे। तो 23 आवर में से 16 आवर्स माइनस करोगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, तो यानी 7 घंटे 10 मिनट आपका आ जाएगा यहाँ से समय। और फिर नवंबर को कितने बजे पहुँचा, 12 घंटे 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 घंटे ये और 7 घंटे 10 मिनट ये, तो टोटल कितना हो गया, 19 घंटे 15 मिनट। अब आपको ये टाइम पता चल गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें आंसर पूछा है किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलना है। तो जो मिनट दे रखा है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में। तो मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो जब 60 से भाग करोगे तो 1/4 आएगा, और फिर इसे पॉइंट में काटोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, और 19 में क्या करोगे, 0.25 को ऐड करोगे तो 19 घंटे 25, इस तरह का आंसर आ जाएगा आपका घंटे में। ठीक है, जब ऐड करोगे, ठीक इस तरह। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू गति मल्टीप्लाई समय। तो हमारी दूरी पीछे दे रखी थी औसत 80 मल्टीप्लाई, और जो हमें समय निकला है उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो हमारा कितना बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, 1540 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, गूगल करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन। देखो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर बहुत सारे करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो कई सारे क्वेश्चन एक सेट लगा लेना, कम से कम 50 क्वेश्चंस का, तो इससे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला
क्वेश्चन नंबर 62 है, कल्पना कीजिए आप एक पार्क में हैं और भूकंप आता है, आप किन सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगे? भवन से दूर खुले स्थान में रहना ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब भूकंप आता है तो सारी चीज़ें उथल पुथल मतलब टूट फूट के गिरने लगती हैं। तो हमें जब दूर खाली स्थान पे जाएंगे, खुले स्थान में, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि खुला स्थान है तो कोई भी संकट नहीं आएगा। तो निकटतम भवन में जाना, निकटतम पेड़ के नीचे जाना, पेड़ के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ भी टूट के गिर सकता है। भवन में भी नहीं जाते, भवन भी टूट के गिर सकता। पार्क से बाहर निकटतम सड़क की ओर भागना, तो सड़क की ओर भागने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये 3 पॉइंट आपके सबसे बेस्ट जो पॉइंट है आपका ए है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इमारतों से दूर खुले स्थान में रहेंगे, यह विकल्प सही है, क्योंकि भवन से दूर खुली स्थान पर रहने से भूकंप के दौरान जो मलबा गिरता है या भवन आदि के ढहने से घायल होने का खतरा कम हो जाता है। जब आप खुले स्थान में होते हैं तो आप पर ऐसे वस्तुओं की गिरने की संभावना कम होती है और आपके पास खतरों से बचने का बेहतर अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस कला रूप में नील, हल्दी, फूल, छाल के रंगों जैसे प्राकृतिक रंगों से रंगे चावल के पेस्ट से पेंटिंग बनाना शामिल है? मधुबनी, वार्ली, कलमकारी, फुलकारी। तो ये होती है मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है ये प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ की मधुबनी कला पेंटिंग है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। ये महाराष्ट्र, तो ये मिथिला जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई थी। तो ये बिहार के कहाँ होती थी? मिथिला क्षेत्र में हुई थी। यह कला जटिल और जीवंत चित्रों की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है, जो प्राकृतिक रंगों के साथ मिश्रित रंगीन चावल के पेस्ट का उपयोग करके बनाई जाती है। कलाकार सुंदर रंगीन कलाकृति बनाने के विभिन्न प्राकृतिक रंगों जैसे कि नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों की छाल से प्राप्त रंगों का उपयोग करते हैं। तो ये मधुबनी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी है और पूछ भी सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, मधुबनी के बारे में कला के बारे में अच्छे से पढ़ना है इसको। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 64, खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो एक ही पौधे के भाग से प्राप्त होते हैं। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये सब क्या हैं? ये एक ही पौधे के भाग से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हरी मटर हो गया, जीरा हो गया, चना हो गया और गेहूँ। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए किस तरह जो हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ सभी अपने अपने पौधों के बीजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये एक ही पौधे के एक ही भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फली के अंदर बीज से, जीरा के पौधे के बीज से और चना फलियों के बीज से। और गेहूँ, जो गेहूँ है, गेहूँ अनाज से आता है। ये सभी मध्य पोषण से समृद्ध स्रोत हैं जो आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पौधों के उन भागों को समझना जिनसे हमारा भोजन प्राप्त होता है हमें अपने आहार में प्रत्येक घटक की विविधता और महत्व को समझने में सहायता करता है, एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली में योगदान देता है। क्वेश्चन 65, नीचे उन घटनाओं का अनुक्रम दिया गया है जो किसी नदी के पानी के अत्यधिक प्रदूषण का कारण बनती हैं। सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के पानी की गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित होता है। जलीय जीवन पानी में जीवित नहीं रह पाते हैं। नदी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मृत हो जाती है। नदी में अत्यधिक मात्रा में जहरीले रसायन छोड़े जाते हैं। ओके, सो हमें किस तरह से करना है? अत्यधिक प्रदूषण का कारण, सबसे पहले तो उसको उन घटनाओं के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, नदी में अत्यधिक मात्रा में जहरीले रसायन अगर छोड़ रहे हैं हम पहले, तो इससे क्या होगा? नदी के पानी का गंध और अम्लता रंग प्रभावित होगा। ठीक है, और उसके बाद जलीय जीवन भी जीवित नहीं रह पाएंगे और इसी तरह से सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मृत हो जाती है। तो डी, फिर ए। ठीक है, तो सबसे
तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी डी सबसे पहले होगा, फिर ए बी सी, मतलब सीक्वेंस वाइज बताना था कि सबसे अत्यधिक प्रदूषण का कारण कौन बनता है, यही बनेगा, उसके बाद ये सारे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है? ईख, आलू, चावल। ईख तो नहीं, इसके तना से लग जाता है ये तो। आलू भी, चावल अलग है, इसका बीज होता है। चावल, गेहूँ, जई, ये सब किसके द्वारा होते हैं? बीज के द्वारा होते हैं। आलू, गुलाब, ईख, तो इसमें बीज से नहीं होता। और ये है गेहूँ, ईख, चावल, चावल बीज से होता है। यहाँ पे ये तीनों ही आपके किससे होते हैं? बीज से। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित हैं? उसके लोगों का मुख्य भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मछली, करी, टेपियोका और चावल। ये सब क्या हैं? आपके पीवी सिंधु के जो राज्य है वहाँ पे ये सारे मुख्य भोजन हैं। तो ये कौन सा है? तेलंगाना है। कौन सा है देश? सॉरी, पीवी सिंधु कहाँ की थी? तेलंगाना की। और किस राज्य से संबंध? तेलंगाना से। और वहाँ का मुख्य भोजन ये वाला है। ठीक है, अब अगर हमें और भी जानना है तो इसके लिए हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेता है, टेपियोका और मछली करी और चावल और ये इसके बारे में। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले पीवी सिंधु भारत के तेलंगाना राज्य की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसका जन्म 5 जुलाई 1995 हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ, और ये भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। अब यहाँ देखो, मछली करी एक विशेष क्षेत्र में भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये राज्य के तटीय क्षेत्र प्रचुर मात्रा में ताज़ी मछलियाँ प्रदान करते हैं, जिससे उनके आहार में प्रमुख बन जाती हैं। टेपियोका क्या होता है? टेपियोका एक क्या है? कसावा के रूप में जाना जाता है, और ये एक स्टार्च युक्त जड़ वाली सब्जी है, और उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ये हमें टेपियोका के बारे में पता चल गया। चावल तो आपको पता ही है, ये भारत के कई हिस्सों में चावल का एक मुख्य भोजन है, विभिन्न व्यंजनों के साथ आमतौर पे खाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको चावल के बारे में पता है, इसमें और व्यापक रूप से खाया जाता है। ठीक है, ये कोई बताने का नहीं, इतना तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 68। ऐसे क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन के पूछ लिए हैं। ए की 2 बहनें बी और सी हैं, तो मान लेते हैं ए की 2 बहनें हैं, कौन कौन सी? बी और सी। ठीक है, 2 बहनें हैं, दोनों को देखो, अगर गर्ल है तो नेगेटिव साइन से दर्शाना, और अगर बॉय है तो प्लस का साइन लगा देना। तो यहाँ दोनों ही बहनें हैं तो माइनस में। ए का पति है, सॉरी, डी ए का पति है। जो डी है वो क्या है? ए का पति है। तो मान लो यहाँ पे डी है, वो ए का पति है, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बी और सी की बेटियों का डी के साथ क्या संबंध है? तो हमें बी और सी की बेटियों का, तो ये दोनों बेटियां हैं, इनका इससे क्या संबंध है? तो गाइस, यहाँ पे जो संबंध पूछा है कि डी के साथ क्या संबंध है बी और सी की बेटियों का, तो इनकी अगर जो बेटियां हैं बी और सी की, ठीक है, तो बी और सी, तो इसकी ये क्या होगा? चाचा होगा। क्या होगा? चाचा। डी उनका चाचा होगा। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज के वायु द्वारा प्रकीर्णन होने की संभावना सबसे अधिक है? सूरजमुखी, आक यानी मदार, आम या जेनिथियम। तो जो आक का पौधा होता है उससे सबसे अधिक प्रकीर्णन की संभावना होती है। देख लेते हैं आक का पौधे के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं। देखिए, आक जिसे मदार या कैलोट्रोपिस या गिंगोटिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका बीज विशेष संरचनाओं वाला होता है, जिसके कारण यह वायु द्वारा प्रकीर्णन होने में सहायक होते हैं। इन बीजों में एक पंपस यानी रोम गुच्छ होता है, जो एक बालों वाली या पंखदार संरचना होती है, जो सींग पर्णी के बीजों के समान होती है। यह प्रपस्य बीजों को वायु के साथ लंबी दूरी तक ले जाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 70। आप दुकान से गेहूँ लाते हैं और अपनी माँ
आपकी माँ उससे रोटियां बनाती है। अनाज से रोटी बनाने का सही अनुक्रम का चयन करें। तो अनाज से रोटी सबसे क्या होता है, गेहूँ पीसकर आटा बनेगा, उसका बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। आटे को एक बर्तन में निकालना, फिर आटे को गूंथना, आटे के गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर रोटियां सेकना, ये प्रोसेस होता है। देखो कितना ईजी, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ लेते हैं जिसके लिए सिर्फ जस्ट कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उर्वरकों की तुलना में कृषि क्षेत्रों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव अपघटनीय होती है, खाद मजबूत रासायनिक प्रक्रियाओं का कारण नहीं बनती, खाद मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाती है, खाद बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। तो देखिए हम खाद का प्रयोग करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनती, बी वाला। और खाद मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाती है, ये तो बी और सी आपके राइट हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि जो उर्वरक होती है उससे थोड़ा मिट्टी की नाइट्रो शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो खाद होती है जो जैविक यानी नेचुरल रूप से बनी होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का रासायनिक जो प्रतिक्रिया होता है उसका कारण नहीं बनती, ना ही कोई इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं खाद के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आए देख लेते हैं। खाद जैव अपघटनीय होते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे और पशु अपशिष्टों के अपघटन से प्राप्त होते हैं। बोला ना ये नेचुरली बनती है। कार्बनिक होने के नाते वे बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसका अर्थ है कि वे समय के साथ स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे यह आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। बी, खाद मजबूत रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण नहीं बनती। बिल्कुल सही। खाद पोषक तत्वों को धीरे धीरे लगातार मिट्टी में छोड़ती है। मिट्टी के रासायनिक गुणों पर उनका एक सौम्य एवं क्रमिक प्रभाव पड़ता है। सौम्य मतलब बहुत ही अच्छा, और क्रमिक जो एक संतुलित स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह से खाद मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाती है। खाद मिट्टी की संरचना और सांद्रता को सुधार करती है। वे पानी रखने की मिट्टी की क्षमता को बढ़ाते हैं, बेहतर बातन की अनुमति देते हैं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। आप गंगा नदी के किनारे स्थित स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं। आप निम्न स्थानों के कौन से समूह का चयन करेंगे? तो हम पहला करेंगे कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। गंगा नदी के किनारे स्थित है ना ये स्थान, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूँ मूसलाजड़, धनिया मूसलाजड़, गाजर तंतुमय जड़, बांस मूसलाजड़। तो बी, धनिया मूसलाजड़। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सांप, कछुए और गिरगिट से निकटतम संबंधित है? वो आपकी है छिपकली। छिपकली थोड़ी लगती है, इनके कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। कछुए, गिरगिट और सांप, क्योंकि ये सारे रेंगने वाले जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेंगुइन की विशेषता नहीं है? अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी मिस्टेक मत करना। आपको जब क्वेश्चन लगे नेगेटिव बात पूछिए तो पहले ही थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना वहाँ पेपर में कि इसमें नेगेटिव पूछी है, यानी कि पेंगुइन की विशेषता नहीं है जो। तो हमारा है सी, ये अपने परिवेश के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। जी नहीं, ये आपस में एकत्रित रूप में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। यस। इनकी त्वचा मोटी और इनका शरीर अत्यधिक वसायुक्त होता है। ये बात सही है। बाकी ये एक विशेषता नहीं है, ये रंग नहीं बदलते। क्वेश्चन नंबर है 76। दीवारें कहानियाँ सुनाती हैं। गोलकुंडा किले के बारे में एक कथा है। यह अध्याय छात्रों को स्मारकों के विवरण के अलावा डैश से परिचित कराता है। तो किस चीज़ से परिचित कराता है ये? तकनीक, डिज़ाइन। देखो दीवारें कहानियाँ सुनाती हैं मतलब दीवारों पे ही कुछ बना होगा, तो तकनीक, डिज़ाइन, पानी का उपयोग, पहले के समय की व्यवस्था, ठीक है। गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा खाया गया भोजन, ये नहीं होगा। युद्ध और शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, बिल्कुल सही। और स्थानों की पहचान करने के लिए मानचित्र पढ़ना, ये भी ठीक है। यानी कि ACD ये चीज़ें, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77। क्या होगा यदि यह समाप्त हो जाए? EVS
पाठ यात्रा के विषय को प्रस्तुत करता है, लेकिन परिवहन की तुलना में व्यापक और अधिक अभिरुचिपूर्ण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। देखिए क्या होगा यदि समाप्त हो जाए, क्या यात्रा, ईवीएस का पाठ बनाने यात्रा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है लोग अलग अलग दूरी तक जाने के लिए अलग अलग तरह के वाहनों का उपयोग करते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि परिवहन की तुलना में व्यापक और अधिक अभिरुचिपूर्ण संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा। तो देखो यहाँ पे विभिन्न वाहनों में विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है ना, ये इसका तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि ईंधन के बारे में पता करना ये अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर हम और हमारी बात किस पे चल रही है, यात्रा पे। ठीक है, तो ये सब नहीं, लोग अलग अलग दूरी और ये वाले ऑप्शन सारे किससे रिलेटेड कर रहे हैं, आपकी यात्रा से। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बताया भी गया है कि जो ये आपका परिवहन वाला है ये फोकस से मतलब यात्रा से थोड़ा अलग है। यात्रा के लिए वाहनों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन के पहलू की पड़ताल करता है। यह विभिन्न प्रकार के ईंधनों की अवधारणा का परिचय देता है जो विभिन्न वाहनों को शक्ति प्रदान करते हैं। यह यात्रा के पर्यावरण और स्थिरता पहलुओं को शामिल करने के लिए परिचर्या को व्यापक बनाता है। विभिन्न ईंधनों का पर्यावरण पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और यह परिप्रेक्ष्य छात्रों के ऊर्जा स्रोतों के संबंध में उनकी पसंद के निहितार्थ के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 78। संशोधित ब्लूम वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया की उच्चतम श्रेणी है बोध, अनुप्रयोग, सृजन या विश्लेषण। तो सृजन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सृजन सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। ईवीएस शिक्षक किसी विशिष्ट कार्य पर छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए मानदंडों को एक व्यापक सेट का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो, ज्ञानात्मक अभिलेख, रूब्रिक्स या संक्षिप्त अभिलेख। तो ये रूब्रिक्स हो जाएगा, जिसमें आपके लिए क्या होता है, मानदंडों के व्यापक सेट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका आयशा अपने छात्रों से घरों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के घरों में अंतर करने के लिए कहती है। इस गतिविधि में किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अवलोकन करना, इसमें है अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना और संचार करना। तो डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 81। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में वह उपागम जो अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों उपगमों का उपयोग करता है। देखिए, जिसमें अवधारणा और प्रक्रिया दोनों तरह के उपागम जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं वो समन्वित उपागम होता है। कौन सा होता है, समन्वित। क्वेश्चन नंबर 82। रमा अपने छात्रों को असली बीज दिखाकर बीजा अंकुरण को पढ़ाने की योजना बना रही है। वह अपने छात्रों को अलग अलग बीजों को स्पर्श कराकर उसका अनुभव कराती है। फिर वह उनसे बीजों की पहचान करने के लिए कहती है, नाम बताने के लिए बोलती है। यह कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रही है, वो समस्या समाधान, सहकारिता, व्याख्यान या प्रदर्शन। तो वो प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बीजों के बारे में पहले बता रही है, फिर दिखा रही है और उनसे अनुभव करवा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। टीना ईवीएस की शिक्षिका छात्रों के आकलन की रिपोर्टिंग पद्धति के रूप में चेक लिस्ट का उपयोग करने का एक लाभ बता रही है। टीना का बयान कौन सा है। चेक लिस्ट का उपयोग करना आसान होता है, तो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले। चेक लिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। चेकलिस्ट आकलन की एक सीधी और व्यवहारिक रिपोर्टिंग पद्धति प्रदान करती है। टीना अपने कथन में इस लाभ पर जोर दे रही है, जब शिक्षक छात्रों का आकलन करने के लिए चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं तो उनके पास आमतौर पर एक विशिष्ट मानदंडों या अधिगम उद्देश्यों की एक सूची होती है, जिससे वे व्यक्तिगत छात्रों के लिए प्रत्येक आइटम की उपस्थिति या अनुपस्थिति को चिन्हित करते हैं। यह उपागम शिक्षकों के लिए सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूलन होता है, क्योंकि वे प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन के लिए सुसंगत मद को तुरंत जांच या निहित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए
84 क्वेश्चन, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा संवाद शिक्षण का उदाहरण है? तो शिक्षक और छात्र यात्रा के अपने अनुभव के बारे में एक साथ सुनते और अनुक्रिया करते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 क्वेश्चन। 6 साल की मिली मिट्टी की लोई किताबें, वर्कशीट, रंग जैसी अपनी चीज़ें किसी के साथ नहीं बांटती या साझा नहीं करती। उसके शिक्षक को मिली सहित किसी भी सहकारी समूह गतिविधि की योजना बनाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मिली के सामाजिक व्यवहार को विकसित करने के लिए समूह कार्य को विभिन्न रणनीतियों को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उसे समूह कार्य में कार्य करे, इसलिए उसे अलग अलग रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटेजी उसके सामने व्यवस्थित करेंगे ताकि वो योजना बनाने में समस्या का सामना ना करना पड़े, जिससे उसे। क्वेश्चन नंबर 86। प्राथमिक स्तर पर ई उपकरण का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचना उपागम का लक्ष्य है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए। विभिन्न प्रकार के ये हमारा है प्राइमरी लेवल पे ई उपकरण। ठीक है, इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को पूरा करने के लिए सिक्के, मॉडल या वास्तविक जीवन की कहानियों को शामिल करना। तो देखो, पेडागोजी में यही होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को सिखाते हैं तो वास्तविक जीवन से जोड़ के चीज़ों को सिखाया जाता है बच्चों को, जिससे वो जल्दी से सीख सकें। पाठ्य सरल एवं मानक भाषा में दिए जाते हैं, तो पाठ भी सरल होने चाहिए और भाषा भी मानक मतलब सुटेबल होनी चाहिए, बच्चे के समझने योग्य। संदर्भ को इंगित करने में सुविधा के लिए स्थानीय भाषा का और शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं आपके ई उपकरण के रूप में यूज़ करने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पढ़ाने के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? यानी कि नहीं बताना है, यानी कौन सा नेगेटिव आंसर बताना है। तो हमारा कौन सा है? सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण तो करवाना चाहिए बिल्कुल भी, सर्वेक्षण भी होना चाहिए, संवाद भी होने चाहिए। अगर संवाद ही नहीं होंगे तो बच्चे तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कोई हो नहीं। शिक्षक के माध्यम से निर्देश, तो यहाँ पे ये फोर्थ आपका क्या होगा? ईवीएस पढ़ाने का ये उपागम नहीं है, फोर्थ ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 88। सीना दृष्टिबाधित है और ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर जा रहे हैं तो सीना को यात्रा पर जाने में रुचि रखती है। आप क्या करेंगे? उसे मना करेंगे? मना तो करने ही वाली बात ही नहीं होती है। उसके माता पिता को उसे जाने की अनुमति देने के लिए परामर्श करना, ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि यात्रा में उसकी सुरक्षा का ख्याल रखने और सबसे अच्छे मित्र बनने की जिम्मेदारी देना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इस स्थिति में सही तरीका है कि सीना के माता पिता को परामर्श दिया जाए और उन्हें उसे पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस उपागम हेतु निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। समावेशिता, यानी सभी छात्रों के लिए उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना समावेशिता, समान अवसरों को बढ़ावा देना और आवश्यक है। सीना की दृष्टिबाधिता से उसे क्षेत्र भ्रमण में भाग ले जाने से बाहर करने का कारण नहीं होना चाहिए, विशेषकर यदि वह इसमें शामिल होने से में अभिरुचि रखती है और इच्छुक हो। अगर उसकी इच्छा है जाने की तो हम उसे उसके लिए मना नहीं कर सकते। उसके बाद सविज्ञ सहमति, सीना के माता पिता की चिंताओं को समझने और किसी भी संभावित जोखिम का समाधान करने के लिए उनके साथ खुला संवाद करना महत्वपूर्ण है और उनसे अनुमति लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। माता पिता पर निर्भर करता है कि उसकी क्षमताओं और सीमाओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। समायोजन और सुरक्षा उपाय, यात्रा से पहले आवश्यक समायोजन और सुरक्षा उपायों का अभिनिर्धारण कर और उन्हें लागू करने के लिए सीना और उसके माता पिता स्कूल स्टाफ के साथ इस पर कार्य करें। यात्रा के दौरान सीना की सहायता के लिए एक दृष्टियुक्त मित्र को नियुक्त करना, सुलभ सामग्री प्रदान करना और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। भावात्मक उद्देश्य से संबंधित ईवीएस निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक है? तो ये सहभाजन करना, साथ मिलकर कार्य करना, ये आपका सबसे बेस्ट है। जब बच्चा ईवीएस कक्षा में बहुत अधिक जांच
प्रश्न पूछता है तो वो कौन सा कौशल नहीं सुधार रहा। वह बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछता है, अधिक जांच, तो वो अपनी आलोचनात्मक चिंतन कौशल का आकलन हेतु, यानी कि 4th ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा नहीं, ये। तो आज हमने इस तरह से क्वेश्चन 30 किए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से आप करें। जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छे से करें, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन को पढ़ें उसको अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख के छोड़ दें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।